Hello everyone, welcome to the lecture series of Design and Analysis of Algorithms. In the last video, we have started with the analysis of scheduling minimizing lateness problem. Now let's continue the analysis part further. Now, so far we have seen कि हमारे पास अभी तक दो solutions हैं. One is our greedy solution, that is A, and the other is the optimal solution. हमारा जो ग्रीडी सोल्यूशन है इसमें हमें पता है कोई आइडल टाइम नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि जॉब्स जो है वो एक के बाद एक शेड्यूल हो रही है. एंड जो हमारा ग्रीडी सोल्यूशन है उसमें कोई इन्वर्जन्स भी नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इसी वे में सोल्यूशन को कंस्ट्रक्ट किया है दैट इट कैन नॉट हैव एनी इन्वर्जन्स. जो ओ सोल्यूशन है उसमें हमें पता है कोई आइडल टाइम नहीं है. ये हमने लास्ट वीडियो में भी प्रूव किया था. अगर आइडल टाइम होता भी है ओ में तो हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं बाय शिफ्टिंग आवर जॉब्स अर्लियर. बट क्या ओ में हम कह सकते हैं कि इन्वर्जन्स हैं या नहीं हैं? सो दैट वी हैव टू सी ओवर हियर. अब हमें ये क्यों चेक करना है कि ओ में इन्वर्जन्स हैं या नहीं? क्यों हमें ये चेक करना है ए की ऑप्टिमैलिटी को प्रूव करने के लिए? इन द लास्ट वीडियो वी हैव सीन वन मोर टर्म दैट वाज एक्सचेंज आर्ग्यूमेंट. एक्सचेंज आर्ग्यूमेंट में हमने क्या देखा था कि अगर हमें ये प्रूव करना है कि जो हमारा ग्रीडी सोल्यूशन है वो वाकई में इक्विवेलेंट है टू दी ऑप्टिमल सोल्यूशन. इन ऑर्डर टू डू दैट आप ओ को धीरे धीरे कन्वर्ट करो ए के अंदर. दैट मीन्स आप ओ को धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करो. और अगर जब आप ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो आपको ये चेक करना है कि जो ओ की ऑप्टिमैलिटी है वो प्रिजर्व रहे. एंड ओ की ऑप्टिमैलिटी कब प्रिजर्व रहेगी? जब उसकी जो मैक्सिमम लेटनेस है वो मिनिमम रहे. राइट, दैट मीन्स किसी भी स्टेज पे जब हम ओ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम लेटनेस इंक्रीज नहीं होनी चाहिए. नहीं होती इंक्रीज तो हम कह सकते हैं कि उसकी ऑप्टिमैलिटी जो है वो प्रिजर्व है. सो हमें ये तो पता है कि ए में कोई इन्वर्जन्स नहीं है. अब अगर हमें ए की ऑप्टिमैलिटी को प्रूव करना है तो हमें इस ओ को ए में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और ए में हमें पता है कि कोई आइडल टाइम नहीं है, कोई इन्वर्जन्स नहीं है. तो हमें ये चेक करना ज़रूरी है यहाँ पे कि ओ के अंदर भी कोई इन्वर्जन जो है वो ना हो. नाउ इन ऑर्डर टू प्रूव दिस कि हमारे पास कोई ऐसा ऑप्टिमल शेड्यूल है जिसमें कोई इन्वर्जन्स नहीं है. सो इस क्लेम को प्रूव करने के लिए हम डिफरेंट सब स्टेटमेंट से इसको प्रूव करेंगे. लेट्स से कि हमारे पास जो ऑप्टिमल शेड्यूल है उसमें जॉब्स कुछ अरेंज्ड है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग डेडलाइंस. ये हमारे पास कुछ ओ है. अभी हमें नहीं पता कि जॉब्स कैसे अरेंज्ड है ओ में. हमने हाइपोथेटिकली एज्यूम कर लिया कि सपोज कुछ सेट ऑफ जॉब्स जो है वो ओ में वो इंक्रीजिंग डेडलाइंस के बेसिस पे अरेंज्ड है. लेट्स से जॉब 1 है हमारे पास जिसकी डेडलाइन है लेट्स से 10. जॉब 2 है जिसकी डेडलाइन है 20. सपोज अब कोई जॉब 3 आ गई जिसकी डेडलाइन है लेट्स से 15. जॉब 4 आ गई जिसकी डेडलाइन है 25. एंड जॉब 5 आ गई जिसकी डेडलाइन है 22. राइट. सो व्हाट इट सेज ओवर हियर इज कि अगर ओ में आप देखो जॉब्स किस बेसिस पे अरेंज्ड है. अगर वो उनकी डेडलाइन जो है वो इंक्रीज कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है. ए में भी ऐसी जॉब्स हैं जिनकी डेडलाइन जो है वो इंक्रीज करती जा रही है. आप पहला पॉइंट फाइंड करो जहाँ पे जो डेडलाइन है वो डिक्रीज करनी स्टार्ट हो गई. सो लेट्स चेक डेडलाइन किस पॉइंट पे डिक्रीज कर रही है. जॉब 3 के साथ डेडलाइन जो है वो डिक्रीज करनी शुरू हो गई. अगर जॉब 3 के बीच की जो डेडलाइन है वो डिक्रीज कर रही है दैट मीन्स जॉब 2 और जॉब 3 आपस में क्या फॉर्म कर रहे हैं? इन्वर्जन फॉर्म कर रहे हैं. राइट. दिस वाज लेट्स से 25, दिस इज लेट्स से 22. सो जॉब 2 और जॉब 3 के बीच में इन्वर्जन पेयर फॉर्म हो रहे हैं. सो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर जब हमें कोई फर्स्ट पॉइंट मिला जहाँ पे डेडलाइन जो है वो डिक्रीज कर रही है दैट मीन्स एक इन्वर्जन पेयर फॉर्म हो रहा है बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव जॉब्स. राइट. सिमिलरली अब हम आगे बढ़े. जॉब 4 की डेडलाइन 25 है, जॉब 5 की डेडलाइन 22 है. अगेन ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? ये एक इन्वर्जन फॉर्म कर रहे हैं which is between job 4 and job 5. So
व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हेयर इज कि अगर ऑप्टिमल शेड्यूल में जॉब कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है कि एक पॉइंट पे वो इंक्रीज कर रही है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट हमें मिला, उसके बाद जो उनकी डेडलाइन है वो डिक्रीज करनी शुरू हो गई, so that means we can always find an inversion pair of two consecutive jobs in the optimal schedule. Now अब हमें inversion pair तो मिल गया, इस inversion को हमें अगर हटाना है तो हम कैसे हटा सकते हैं? by swapping the two jobs, right? so अगर हम job 2 और job 3 को आपस में swap कर दें तो हमें क्या schedule मिलेगा? let's recreate this. सबसे पहले जॉब 1 शेड्यूल हो गई जिसकी डेडलाइन है 10, देन जॉब 3 शेड्यूल हो गई जिसकी डेडलाइन है 15, देन जॉब 2 शेड्यूल हो गई जिसकी डेडलाइन है 20, देन जॉब 4 एज इट इज है जिसकी डेडलाइन है 25 एंड जॉब 5 एज इट इज है जिसकी डेडलाइन है 22. सो ओ शेड्यूल को जब हमने ट्रांसफॉर्म किया एक दूसरे शेड्यूल में, लेट्स कॉल दिस ओ प्राइम. इस ओ प्राइम शेड्यूल में एक कम इन्वर्जन है ओ से, राइट? और वो हमें कैसे मिली? बाय स्वैपिंग द टू जॉब्स. अब ये जो हमें ओ प्राइम शेड्यूल है, अगेन वी कैन सी इसमें एक और इन्वर्जन है विच इज बीइंग फॉर्म बिटवीन जॉब 4 एंड जॉब 5. अगेन हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं इन्वर्जन को, कैसे? जॉब 4 और जॉब 5 को आपस में स्वैप करके, राइट? सो जब हमें कोई भी इन्वर्जन पेयर मिलता है ओ ऑप्टिमल शेड्यूल में, हम हमेशा उस इन्वर्जन को एलिमिनेट कर सकते हैं बाय स्वैपिंग द टू जॉब्स. और स्वैप करने के बाद हमें जो शेड्यूल मिलेगा उसमें एक कम इन्वर्जन होगी. अब हमें क्या चेक करना है कि हमने जॉब्स को आपस में स्वैप तो कर दिया. पहले हमारे पास था कोई ओ शेड्यूल, अब हमें मिल गया कोई ओ प्राइम शेड्यूल. ओ से ओ प्राइम में जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं, सो हमें ये चेक करना है कि जो ऑप्टिमैलिटी है वो प्रिजर्व है. और ऑप्टिमैलिटी कैसे प्रिजर्व रहेगी? ये चेक करके कि जो मैक्सिमम लेटनेस है इस ओ प्राइम की वो किसी भी पॉइंट पे इंक्रीज ना करे, राइट? अगर मैक्सिमम लेटनेस ओ प्राइम की भी वही रहती है जो ओ शेड्यूल की थी, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी ऑप्टिमैलिटी जो है वो प्रिजर्व रही, राइट? सो नाउ व्हाट वी हैव टू सी ओवर हियर इज, अब तक हमने देख लिया कि अगर कोई इन्वर्जन है तो उस इन्वर्जन को हम एनालाइज कर सकते हैं बाय फाइंडिंग द फर्स्ट पॉइंट जहां पे उसकी डेडलाइन जो है वो डिक्रीज करनी शुरू हो गई. फ्रॉम दैट वी कैन फाइंड एन इन्वर्जन पेयर बिटवीन टू कंसेक्यूटिव जॉब्स. After finding the inversion pair of two consecutive jobs, you can always reduce the inversions by swapping the jobs. So after swapping the jobs in O, we can always get a schedule that has one less inversion than the original schedule. यहाँ तक हमने देख लिया. अब हमें क्या चेक करना है कि स्वैप करने के बाद जो हमारा न्यू स्वैप शेड्यूल है उसकी लेटनेस जो है वो बढ़नी नहीं चाहिए ऑप्टिमल शेड्यूल से, तो ही उसकी ऑप्टिमैलिटी प्रिजर्व रहेगी. अब ये हम कैसे प्रूव करेंगे? सी, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. सपोज हमारे पास दो जॉब्स हैं आई और जे. आई की जो डेडलाइन है वो ज़्यादा है जे की डेडलाइन से, राइट? सो सपोज बिफोर स्वैपिंग का केस देखते हैं पहले. Before swapping, this is the case. Let's say job I यहाँ पे हमने शेड्यूल कर दी and job J is here. अब I जो है वो पहले शेड्यूल हो रहा है J से, और I की जो डेडलाइन है वो ज़्यादा है. That means ये क्या फॉर्म कर रहा है? इन्वर्जन फॉर्म कर रहा है. Now let's say I की जो डेडलाइन है वो थी somewhere here, और J की जो डेडलाइन है वो है समवेयर हेयर. ठीक है, I के पहले हमारे पास कुछ सेट ऑफ जॉब्स है, सिमिलरली J के बाद हमारे पास कुछ सेट ऑफ जॉब्स. नाउ
लेट्स से स्वैपिंग से पहले जो हम ये हमारा शेड्यूल है ओ शेड्यूल में हम किसी भी जॉब के स्टार्टिंग टाइम को लेट्स से डिनोट कर रहे हैं बाय एस आर, फिनिशिंग टाइम को बाय एफ आर एंड लेटनेस को बाय एल प्राइम। ठीक है, अब जितनी भी जॉब्स होंगी ओ शेड्यूल में, उनमें से जिस जॉब की जो लेटनेस मैक्सिमम होगी वो मैक्सिमम लेटनेस बन जाएगी ओ शेड्यूल की, राइट। तो ये जितनी भी जॉब्स की जो लेटनेस है इसमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो बन जाएगी मैक्सिमम लेटनेस। तो मैक्सिमम लेटनेस को लेट्स से डिनोट करते हैं बाय कैपिटल एल प्राइम, like this, right? So maximum lateness is denoted by L prime. So this is somewhere before swapping. अब इस केस में हम लेटनेस देख लेते हैं, I और J की लेटनेस क्या होगी। लेटनेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिस पॉइंट पे वो फिनिश हो रही है माइनस दी डेडलाइन, दैट इज दी लेटनेस ऑफ दी जॉब। सो जॉब I की जो डेडलाइन है वो है यहाँ पे और उसकी जो फिनिशिंग टाइम है वो है यहाँ पे। दैट मीन्स उसकी लेटनेस कितनी हुई यहाँ से यहाँ तक, लेटनेस ऑफ I। सिमिलरली फॉर J ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट द लेटनेस। J का फिनिशिंग टाइम है यहाँ पे और उसकी डेडलाइन है यहाँ पे, तो दिस इज द लेटनेस ऑफ J इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। अब ये तो हो गया बिफोर स्वैपिंग। आफ्टर स्वैपिंग अब हमने जॉब, जिस पॉइंट पे जॉब I पहले शुरू हो रही थी, अब उस पॉइंट पे जॉब J शुरू हो रही है। एंड आफ्टर जॉब J जॉब I शेड्यूल हो रही है। अभी भी डेडलाइन J की जो है वो वहीं पे है जहाँ पे पहले थी, एंड डेडलाइन ऑफ I जो है, दोनों की डेडलाइंस में तो कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ दोनों के फिनिशिंग टाइम में चेंज हुआ है। डेडलाइन ऑफ J यहीं पे है, डेडलाइन ऑफ I यहीं पे है। नाउ लेटनेस ऑफ J इज फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे J फिनिश हो रही है, तो यहां से यहां तक इज लेटनेस ऑफ J, एंड I यहाँ पे, इसकी डेडलाइन यहाँ पे है एंड फिनिश इस पॉइंट पे हो रही है, तो ये हो गई लेटनेस ऑफ I। नाउ सपोज स्वैपिंग के बाद जो हमें एक नया शेड्यूल मिला है O प्राइम, इसमें हम स्टार्टिंग टाइम को डिनोट कर रहे हैं बाय S बार, फिनिशिंग टाइम को बाय F बार एंड लेटनेस को बाय L बार। अगेन जो मैक्सिमम लेटनेस होगी L बार, दैट विल बी द मैक्सिमम लेटनेस ऑफ अमंगस्ट ऑल द मैक्सिमम लेटनेसेस। राइट, नाउ इसको सपोज कोई वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर क्लैरिटी। सपोज J की डेडलाइन ले लेते हैं 20, I की डेडलाइन ले लेते हैं सपोज 25। I का जो टाइम टू प्रोसेसिंग है लेट्स टेक इट एट 10 एंड J का जो प्रोसेसिंग टाइम है लेट्स टेक इट एज 15। तो जॉब I लेट्स से स्टार्ट हो रही है इस पॉइंट पे, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज 28। अब 28 प्लस प्रोसेसिंग टाइम 10, तो जॉब I का फिनिशिंग टाइम क्या हो गया 38। जॉब J 38 पे स्टार्ट हो रही है, प्रोसेसिंग टाइम 15 है, तो किस पॉइंट पे खत्म होगी ये 53 पे। सो नाउ लेटनेस ऑफ I एंड J अगर हम कैलकुलेट करें, सो लेटनेस ऑफ I इज, लेटनेस ऑफ I इज, I की डेडलाइन है 25, फिनिशिंग टाइम है 38, सो I की लेटनेस कितनी हो गई, I की लेटनेस है 30 एंड J की लेटनेस कितनी हुई 53 माइनस 20 विच इज 33।
सिमिलरली जे की डेडलाइन वही है 20, डेडलाइन ऑफ आई 25, स्टार्ट उसी पॉइंट पे हो रहे हैं जहाँ पे पहले हो रहे थे 28 प्लस 15 दैट इज प्रोसेसिंग टाइम ऑफ जे। तो जे का फिनिशिंग टाइम क्या हुआ 43 एंड आई का फिनिशिंग टाइम क्या हुआ 43 प्लस 10 दैट इज 53। नाउ लेटनेस ऑफ आई कितनी हुई 53 माइनस 25 दैट इज 28 एंड लेटनेस ऑफ जे कितनी हुई 43 माइनस 25 which is लेटनेस ऑफ जे है यहाँ से यहाँ तक 43 माइनस नॉट 25, 43 माइनस 20, so this is 23. Now we have calculated all the values. So now let's see जो जॉब जिस पॉइंट पे ना, अब हम इस एग्जांपल से क्या देख सकते हैं, जिस पॉइंट पे जे फिनिश हो रहा है बिफोर स्वॉपिंग दैट इज 53 अकॉर्डिंग टू आवर एग्जाम्पल, उसी पॉइंट पे आई खत्म हो रहा है आफ्टर स्वॉपिंग, यानी कि जो फिनिशिंग टाइम है जे का बिफोर स्वॉपिंग वो क्या बन जाएगा फिनिशिंग टाइम ऑफ आई आफ्टर स्वॉपिंग, राइट। सो हम क्या लिख सकते हैं इसको, फिनिशिंग टाइम of I after swapping is equivalent to finishing time of J before swapping. J के फिनिशिंग टाइम को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, स्वॉप से पहले जो भी रिक्वेस्ट है उनके हम फिनिशिंग टाइम को डिनोट कर रहे हैं बाय एफ ऑफ आर, आर इज द जॉब। तो जे के फिनिशिंग टाइम को हम डिनोट कर रहे हैं बाय एफ ऑफ जे, एंड जो भी जॉब्स हैं उनके फिनिशिंग टाइम को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, स्वॉप के बाद उनके फिनिशिंग टाइम को हम डिनोट कर रहे हैं एफ बार से। सो this is f bar of I. So we can say that these two values are equal. जिस पॉइंट पे j खत्म हो रहा था उस पॉइंट पे I खत्म हो रहा है। अब बाकी की हमारे पास जितनी भी जॉब्स हैं अदर देन I एंड J, I से पहले हमारे पास कुछ जॉब्स हैं यहाँ पे एंड J के बाद हमारे पास कुछ जॉब्स हैं। सिमिलरली स्वॉप के बाद भी J से पहले हमारे पास कुछ सेट ऑफ जॉब्स हैं एंड I के बाद हमारे पास कुछ सेट ऑफ जॉब्स हैं। तो बाकी की जितनी भी जॉब्स हैं अदर देन आई एंड जे वो तो उसी टाइम पे ख़त्म हो रही हैं दोनों शेड्यूल्स में, उनमें तो कोई चेंज नहीं होगा। सो यानी कि जो हमारी लेटनेस है शेड्यूल की वो बाकी की कोई अदर जॉब अफेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उनके साथ हमने कुछ किया ही नहीं है, वो उसी पॉइंट पे पहले ख़त्म हो रही थी और उसी पॉइंट पे अब ख़त्म हो रही है। लेटनेस सिर्फ दो ही जॉब्स की वजह से अफेक्ट हो सकती है, आई एंड जे की वजह से, राइट, क्योंकि आई एंड जे को ही हमने आपस में स्वॉप किया है। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि जो जॉब जे है वो बिफोर स्वॉपिंग ख़त्म हो रही थी 53 पे और आफ्टर स्वॉपिंग ख़त्म हो रही है 43 पे, यानी कि जो जॉब जे है उसकी फिनिशिंग टाइम जो है वो तो कम ही हो रहा है, एंड अगर जॉब जे का फिनिशिंग टाइम जो है वो कम हो रहा है तो वो लेटनेस को तो बढ़ा ही नहीं सकती, राइट। व्हाट वी कैन सी फ्रॉम हेयर इज कि जॉब जे जो पहले 53 पे ख़त्म हो रही थी वो उसका फिनिशिंग टाइम था, अब हमने जब इसको स्वॉप कर दिया तो अब ये ख़त्म हो रही है 43 पे, यानी कि 10 इंटरवल पहले ख़त्म हो रही है। अब अगर वो 10 इंटरवल पहले ख़त्म हो रही है तो उसकी लेटनेस जो है वो तो बढ़ ही नहीं सकती। अगर हम एग्जांपल से भी देखें, पहले जॉब जे की जो लेटनेस है वो आ रही थी 33, अब जॉब जे की जो लेटनेस है वो आ रही है 23, क्योंकि अब वो पहले ख़त्म हो रही है। सो अनदर थिंग दैट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर इज कि जॉब जे कैन नॉट इंक्रीज द लेटनेस since it is finishing earlier. Job J
कैन नॉट इंक्रीज लेटनेस. वाई? बिकॉज इट इज फिनिशिंग अर्लियर. लेटनेस सिर्फ किस जॉब की वजह से अफेक्ट हो सकती है? जॉब आई की वजह से. क्यों जॉब आई की वजह से? क्योंकि जॉब आई पहले खत्म हो रही थी 38 पॉइंट पे, अब खत्म हो रही है 53 पॉइंट पे, यानी कि उसका जो फिनिशिंग टाइम है वो बढ़ रहा है. और अगर जॉब आई का फिनिशिंग टाइम जो है वो बढ़ रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं चांस है कि वो लेटनेस को जो इंक्रीज कर सकती है. सो दैट मीन्स lateness can only be affected by job I. Job I can increase lateness. Why? Because it is finishing later in the swap schedule. Now, अब हमें पता है, तो this is one of the result जो हम conclude कर सकते हैं, right? जो job J है, इसका अगर हम लेटनेस कैलकुलेट करें बिफोर स्वैपिंग, तो बिफोर स्वैपिंग अगर हमें किसी जॉब की लेटनेस कैलकुलेट करनी है, उसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं? स्मॉल एल एंड सुपरस्क्रिप्ट बाय बार प्राइम, नॉट बार. सो दिस इज एल प्राइम. सो एल प्राइम जो जे की लेटनेस है, दैट इज इक्विवेलेंट टू finishing time of J minus the deadline of J. ये हो गई J की लेटनेस बिफोर स्वैपिंग. यही हमने देखा है यहाँ पे. J की लेटनेस क्या है? जो इसका फिनिशिंग टाइम है, विच इज f of J माइनस द डेडलाइन विच इज D of J. तो ये हो गई जॉब J की लेटनेस. एंड जॉब आई की जो लेटनेस है स्वैप के बाद, उसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं? तो जो जॉब है स्वैपिंग के बाद, उनकी लेटनेस को हम डिनोट कर रहे हैं एल बार से, राइट? सो लेटनेस ऑफ जॉब आई इज एल बार. लेटनेस ऑफ आई क्या होगी? जो आई का फिनिशिंग टाइम है. फिनिशिंग टाइम स्वैप शेड्यूल में हम कैसे डिनोट कर रहे हैं? एफ ऑफ बार से. तो फिनिशिंग टाइम ऑफ आई माइनस द डेडलाइन ऑफ आई. ये हो गई आई की लेटनेस. अब अगर हम, ये हो गई इक्वेशन 2, ये हो गई इक्वेशन 3. अब अगर हम 3 और 1 को आपस में कंपेयर करें, फिनिशिंग टाइम जो है आई का आफ्टर स्वैप इज इक्विवेलेंट टू फिनिशिंग टाइम ऑफ जे बिफोर स्वैप. तो हम इस टर्म को रिप्लेस कर सकते हैं थर्ड इक्वेशन में बाय एफ ऑफ जे. तो लेटनेस ऑफ आई आफ्टर स्वैपिंग अल्टीमेटली बिकम्स lateness of I is equivalent to finishing time of J minus the deadline of I. सिर्फ हमने F बार I को रिप्लेस करा है F ऑफ J से, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो इक्विवेलेंट है, राइट? सो नाउ वी हैव इक्वेशन, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 4. इक्वेशन 2 को हम रीराइट कर लेते हैं यहाँ पे. सो लेटनेस ऑफ J बिफोर स्वैपिंग इज, लेटनेस ऑफ J बिफोर स्वैपिंग इज फिनिशिंग टाइम ऑफ J माइनस डेडलाइन ऑफ J. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. अब अगर हम देखें दोनों इक्वेशंस को, अगर हम कंपेयर करें आपस में, जो फिनिशिंग टाइम ऑफ J है वो तो दोनों में कॉमन ही है, सिर्फ वेरी क्या कर रहे हैं? डेडलाइंस. एंड हमें एक और चीज़ पता है कि जो डेडलाइन ऑफ I है वो ग्रेटर है दैन द डेडलाइन ऑफ J. अगर डेडलाइन ऑफ I ग्रेटर है दैन द डेडलाइन ऑफ J से, तो आउट ऑफ 2 and 4 विच इक्वेशन इज बिगर? अगर f ऑफ J दोनों में कॉन्स्टेंट है एंड डेडलाइन ऑफ I इज ग्रेटर दैन डेडलाइन ऑफ J, so between the two equations which equation is bigger? This is bigger. अगर हम एग्जाम्पल से देखें तो फिनिशिंग टाइम J का क्या है? 53. वो तो दोनों के लिए कांस्टेंट है. डेडलाइन ऑफ I क्या थी? डेडलाइन ऑफ I थी
25 एंड डेडलाइन ऑफ जे क्या है 20। डेडलाइन ऑफ आई है 25 एंड डेडलाइन ऑफ जे है 20। दोनों में से कौन सी इक्वेशन जो है वो बिगर आएगी? सेकेंड वाली इक्वेशन। तो वी कैन से कि जो सेकेंड इक्वेशन है फिनिशिंग टाइम माइनस डेडलाइन दिस इज ग्रेटर दैन फिनिशिंग टाइम माइनस डेडलाइन ऑफ आई। दैट मीन्स वी कैन से कि जो लेटनेस है जे की बिफोर स्वैपिंग दैट इज ग्रेटर दैन द लेटनेस ऑफ आई आफ्टर स्वैपिंग, राइट। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल से भी देखें कि जो लेटनेस है जे की स्वैप से पहले, लेटनेस क्या है जे की स्वैप से पहले? लेटनेस है जे की स्वैप से पहले 33 एंड लेटनेस ऑफ आई क्या है स्वैप के बाद? लेटनेस ऑफ आई है 28। यानी कि स्वैप के बाद भी जो आई की लेटनेस है वो कम ही हो रही है दैन जो जे की लेटनेस थी बिफोर द स्वैप। यानी कि इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि I इज नॉट मोर लेट इन आर शेड्यूल दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर स्वैपिंग दैन J वॉज बिफोर स्वैपिंग। यानी कि I इज नॉट लेट इन स्वैप शेड्यूल than J was before swapping। अब हमें पता है जो हमारा ऑप्टिमल शेड्यूल था इसकी मैक्सिमम लेटनेस को अगर हम डिनोट कर रहे हैं बाय कैपिटल L प्राइम। अब ये जो L प्राइम है now in the L prime which is the maximum lateness of the optimal schedule, L prime which is the maximum lateness of the optimal schedule। अब जो मैक्सिमम लेटनेस होगी जितनी भी जॉब्स हैं हमारे पास ओ शेड्यूल में, उनमें से जिस जॉब की भी लेटनेस मैक्सिमम होगी वही लेटनेस हम असाइन कर देंगे इस L प्राइम की वैल्यू को। अब हो सकता है O में हमारे पास जितनी भी जॉब्स हैं, हमारे पास I है, J है, इसके बाद हमारे पास कुछ सेट ऑफ जॉब्स यहाँ पे हैं, कुछ सेट ऑफ जॉब्स यहाँ पे हैं। तो यानी कि जो L प्राइम है इसकी मैक्सिमम लेटनेस, अगर J की जो लेटनेस है वो O में जितनी भी जॉब्स हैं उन सबकी लेटनेस में सबसे ज़्यादा है, तो J की लेटनेस की वैल्यू को हम इस L प्राइम को असाइन कर देंगे। या फिर हो सकता है J के अलावा कोई दूसरी जॉब्स भी हो जिनकी लेटनेस उससे ज़्यादा हो, तो हम उसकी मैक्सिमम लेटनेस, उस वैल्यू की लेटनेस, उस जॉब की लेटनेस L प्राइम को असाइन कर देंगे। दैट मीन्स L प्राइम की वैल्यू जो है वो या तो ग्रेटर हो सकती है या फिर इक्विवेलेंट हो सकती है दैन द लेटनेस ऑफ J। एंड फ्रॉम आवर प्रीवियस रिजल्ट्स वी हैव सीन कि जो L प्राइम है दैट इज ग्रेटर दैन द लेटनेस ऑफ I आफ्टर स्वैपिंग। सो फ्रॉम दीज टू रिजल्ट्स व्हाट वी कैन अल्टीमेटली कंक्लूड कि जो ऑप्टिमल शेड्यूल है उसकी जो लेटनेस है L प्राइम दैट कैन नॉट इंक्रीज आफ्टर वी हैव स्वैप्ड द टू जॉब्स। अगर हम इसमें भी देखें एग्जाम्पल से भी, जब हमने दोनों जॉब्स को आपस में स्वैप कर दिया तो स्वैपिंग से पहले हमारी मैक्सिमम लेटनेस कितनी आ रही थी? सो मैक्सिमम लेटनेस अभी हम यहाँ पे I और J के बेसिस पे देख रहे हैं, इन दोनों के बेसिस पे मैक्सिमम लेटनेस क्या साइन होती है इसको? 33। स्वैप के बाद मैक्सिमम लेटनेस कितनी रह गई? 28 रह गई, राइट। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जब हमने I और J को आपस में स्वैप किया तो द स्वैप कैन नॉट इंक्रीज द मैक्सिमम लेटनेस ऑफ अ शेड्यूल। स्वैप कैन नॉट इंक्रीज the maximum lateness
अब ये तो एक पेयर ऑफ इन्वर्जन फॉर्म हो रहा था आई एंड जे में, उसके बेसिस पे हमने ये रिजल्ट कंक्लूड कर लिया कि जब हमने स्वैप किया वो मैक्सिमम लेटनेस बढ़ेगी नहीं। सिमिलरली हो सकता है ओ में और भी इन्वर्जन्स हो, तो जब जब हमें ओ में कोई भी इन्वर्जन पेयर मिलता है हम उसको स्वैप कर सकते हैं, एंड स्वैप करके हमने रिजल्ट निकाला है कि जो मैक्सिमम लेटनेस है वो शेड्यूल की बढ़ेगी नहीं। सो व्हाट वी कैन से फ्रॉम हियर इज कि एक एक करके हम ओ में जितनी भी जॉब्स हैं वो आप सबको एनालाइज करते जाओ, और जहाँ पे भी आपको इन्वर्जन मिले आप इन्वर्जन को एलिमिनेट कर दो बाय स्वैपिंग, एंड स्वैपिंग के बाद जो हमें नया शेड्यूल मिला है उसकी लेटनेस कहीं पे भी इंक्रीज नहीं हो रही है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर मेरे पास ओ में लेट्स से कुछ n नंबर ऑफ जॉब्स होती हैं, सपोज ओ में मेरे पास कुछ n जॉब्स हैं, ठीक है, और जितनी भी जॉब्स हैं ओ में सबके बीच में इन्वर्जन पेयर फॉर्म हो रहे हैं। सपोज कुछ जॉब्स ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। 1 की डेडलाइन है 10, 2 की 20, 3 की 30, 4 की 40, 5 की 50। सपोज ओ में जितनी भी जॉब्स है वो अरेंज होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग डेडलाइंस। दैट मीन्स पहले हमने 5 को शेड्यूल कर दिया, देन 4 को, देन 3 को, देन 2 को, देन 1 को। अब अगर मैंने जॉब्स को इस तरीके से शेड्यूल किया है तो मैक्सिमम कितने इन्वर्जन्स हो सकते हैं? 5 की डेडलाइन है 50, 4 की डेडलाइन है 40, 3 की 30, 2 की 20, 1 की 10। तो अगर मेरी जॉब्स ओ में अरेंज्ड है ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग डेडलाइन, देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्वर्जन्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इन ओ? तो लेट्स कैलकुलेट। पहले इन्वर्जन फॉर्म हुआ, ये इन्वर्जन पेयर एक फॉर्म कर रहा है 1, देन 5 और 3 में दूसरा इन्वर्जन, 5 और 2 में तीसरा इन्वर्जन, 5 और 1 में फोर्थ इन्वर्जन, 4 और 3 में फिफ्थ इन्वर्जन, 4 और 2 में सिक्स्थ इन्वर्जन, 4 और 1 में सेवेंथ इन्वर्जन, 3 और 2 में एट्थ इन्वर्जन, 3 और 1 में नाइन्थ इन्वर्जन, 2 एंड 1 में 10 इन्वर्जन। तो टोटल 10 इन्वर्जन्स मेरे हो जाएंगे अगर ओ में मेरी जॉब्स अरेंज्ड है ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग डेडलाइंस। तो दैट मीन्स अगर मेरे पास कुछ n नंबर ऑफ जॉब्स हैं एंड एवरी जॉब इज फॉर्मिंग एन इन्वर्जन, तो मैक्सिमम कितनी इन्वर्जन्स हो सकती है? n इंटू n माइनस 1/2। यही हमने कैलकुलेट किया 10। n की वैल्यू अगर मैं 5 सब्सटीट्यूट कर दूं, 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, दिस कम्स आउट टू बी 10। सो अगर ओ में कुछ n जॉब्स है और हर एक जॉब में इन्वर्जन पेयर है तो आप एक एक करके इन्वर्जन्स को एलिमिनेट कर दो बाय स्वैपिंग, और जो आपका स्वैप शेड्यूल होगा उसकी लेटनेस जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही। So that means by repeatedly removing the inversions between the adjacent pair of jobs, we can ultimately found a schedule which does not have any inversions, right? And its maximum lateness is also not increasing. So this proves our claim which was कि optimal schedule में कोई inversions नहीं है। अगर होते भी हैं तो हम उन inversions को eliminate कर सकते हैं। एलिमिनेट करके हमें जो नया शेड्यूल मिल रहा है उसकी मैक्सिमम लेटनेस किसी भी पॉइंट पे इंक्रीज नहीं हो रही है, राइट? सो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड ओ हैज नो इन्वर्जन्स। तो अब हमें दो चीजें क्लियर हो गई, ओ में कोई इन्वर्जन्स नहीं है एंड ओ में कोई आइडल टाइम नहीं है, एंड ए में भी हमें पता है ओ में कोई इन्वर्जन्स नहीं है एंड आइडल टाइम भी नहीं है। सिमिलरली ए में भी हमें पता है ना इन्वर्जन्स है ना आइडल टाइम है। यानी कि अब हमें दो शेड्यूल्स मिल गए जिनमें कोई इन्वर्जन्स नहीं है एंड कोई आइडल टाइम नहीं है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्लेम विच सेज कि जो हमारा शेड्यूल ए प्रोड्यूस हुआ है बाय द ग्रीडी एल्गोरिथम, its maximum lateness is optimal. So now how we can prove this? We have already done this part. हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर हमारे पास कोई ऐसे दो शेड्यूल्स आते हैं जिनमें या ना ही कोई इन्वर्जन्स है और ना ही कोई आइडल टाइम है, तो उनकी जो मैक्सिमम लेटनेस होगी वो सेम होगी, राइट?
अब हमारे पास दो शेड्यूल्स आ गए, ओ आ गया और ए आ गया, जिनमें ना ही कोई इन्वर्जन्स है और ना ही कोई आइडल टाइम है। यानी कि ओ और ए किस पॉइंट पे खाली डिफर कर सकते हैं, वो सिर्फ डिफर कर सकते हैं उन जॉब्स की शेड्यूलिंग में जिनकी डेडलाइन जो है वो सेम हो। और ये हमने ऑलरेडी इस क्लेम में देख लिया था कि अगर कोई भी दो शेड्यूल्स हैं जिनमें कोई इन्वर्जन्स नहीं है, कोई आइडल टाइम नहीं, और वो सिर्फ डिफर कर रहे हैं उन जॉब्स की वजह से जो उनकी डेडलाइन जो है वो सेम है, तो हम उन जॉब्स को आपस में शफल कर सकते हैं। शफल करके डेडलाइन जो है वो डेडलाइन शफल करने के बाद उनकी जो लेटनेस है वो इंक्रीज नहीं होगी। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर इज कि इन्वर्जन्स बिफोर swapping, that is O, has been eliminated in the transform schedule O prime, in the transform schedule O prime। तो वी कैन से कि जो हमारा O prime शेड्यूल मिला है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, इट इज ऑप्टिमल, क्योंकि उसकी लेटनेस जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही है। दैट मीन्स कि जो ग्रीडी सोल्यूशन है, ग्रीडी सोल्यूशन है ए, हैज सेम मैक्सिमम लेटनेस as O, and hence A has optimal maximum lateness. So this completes the analysis part for scheduling minimizing lateness problem. If you like the video, do like and share my videos and subscribe my channel. In the next video, we will continue with another greedy algorithm.